सबसे पहले बात करेंगे तारापुर सीट की। तारापुर सीट इसलिए चर्चा में है क्योंकि बीजेपी के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी वहां मुकाबले में है और तारापुर में समीकरण क्या है, वहां क्या कुछ संभावनाएं नजर आ रही हैं और उन्हें कितनी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है सम्राट चौधरी को। तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी है। राकेश जी, तारापुर का मुकाबला कितना दिलचस्प है और सम्राट चौधरी उन्हें सीट निकालने में कितनी चुनौती है महागठबंधन की तरफ से? देखिए, महागठबंधन की पूरी कोशिश है कि तारापुर में सम्राट चौधरी को घेरा जाए। हालांकि अगर आप देखिए तो तारापुर की जो सीट है वो सम्राट चौधरी की फैमिली की सीट रही है। जो उनके पिता हैं शकुनी चौधरी, वो यहां से 6 बार चुनाव जीते हैं और एक बार जो है उनकी मां भी यहां से चुनाव जीती हैं, पार्वती देवी। तो जो कुल 19 चुनाव हुए हैं उसमें 7 बार जो है आपको शकुनी चौधरी और उनकी पत्नी पार्वती देवी ने यहां से चुनाव जीता है। और खास बात यह है कि शकुनी चौधरी किसी पार्टी के मोहताज नहीं रहे हैं। तारापुर में वो निर्दलीय भी चुनाव जीते, कांग्रेस के टिकट पर भी चुनाव जीते, समता पार्टी से भी चुनाव जीते, आरजेडी से भी चुनाव जीते। अब वो जो एक विरासत है उसी को संभालने कह लीजिए या उसे आगे बढ़ाने के लिए सम्राट चौधरी तारापुर में आए हुए हैं। लेकिन एक बात यह भी है कि तेजस्वी यादव जो पूरा विपक्ष है वो चाहता है कि सम्राट चौधरी को तारापुर में ही घेर लिया जाए और उनके खिलाफ ऐसी रणनीति बनाई जाए कि उनको वहां से निकलने का अवसर न मिले। और आप देखिएगा कि प्रशांत किशोर भी सम्राट चौधरी पर काफी हमलावर रहे पिछले दिनों। उन्होंने भी कई आरोप लगाए। यहां पर प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज से भी कैंडिडेट है। यहां तक कि इस सीट पर अगर आप देखिए तो जो सकलदेव बिंद हैं, जो कि वीआईपी के टिकट पर यहां से चुनाव लड़ने की ख्वाहिश रखते थे, उन्होंने तैयारी भी की थी लेकिन अंत में उनको सिंबल नहीं मिला। तो ऐसी परिस्थिति में वो महागठबंधन से नाखुश हो गए। अगर वो चुनाव लड़ते तो सम्राट चौधरी के लिए मुश्किल होती, क्योंकि तब जो इस विधानसभा क्षेत्र को जब हम अभी जातीय समीकरण पर बात करेंगे तो यहां पर मल्लाह वोटर्स की संख्या और जो मंडल वोटर्स है उनकी संख्या अच्छी खासी है। तो अति पिछड़ी जाति के वोटों में शकलदेव बिंद जो है वो सेंध लगा सकते थे, तो उसका नुकसान सम्राट चौधरी को उठाना पड़ सकता था। लेकिन जब उनका टिकट कटा, हालांकि उन्होंने चुनाव लड़ने की बात कही थी, तब जो है उनका जो है मन टूटा और वो बीजेपी के मंच पर गए सम्राट चौधरी के सामने और सकलदेव बिंद ने बीजेपी ज्वाइन कर ली और सम्राट चौधरी को समर्थन की घोषणा भी कर दी। तो अब जो बिंद वोटर्स थे और जो अति पिछड़ी जाति के वोटर्स हैं, मंडल वोटर्स हैं, वो वोटर्स में से कितना हिस्सा अब सम्राट चौधरी की तरफ आता है ये महत्वपूर्ण है। सकलदेव बिंद कितने वोटर्स को लेकर आ पाते हैं। तो जो एक आप कहते हैं कि पहली चुनौती थी, क्योंकि यहां पर जैसे महागठबंधन में कई जगह जो है 2-2 प्रत्याशी हैं लेकिन दोनों मिलकर एनडीए के कोर वोटर को काटते हैं। यहां पर भी उसी तरह की परिस्थिति निर्मित हो रही थी, क्योंकि आरजेडी से कैंडिडेट अरुण कुमार शाह हैं जो कि वैश्य जाति से हैं। वैश्य ट्रेडिशनली एनडीए को वोट करते हैं। अब शकलदेव बिंद अगर वहां पर उतर जाते तो दोनों एनडीए के वोटों को काट करके जो सम्राट चौधरी है उनकी स्थिति कमजोर कर सकते थे। लेकिन यहां पर सकलदेव बिंद अब सम्राट चौधरी के साथ हैं। तो पहली चुनौती तो इस तरह से सम्राट चौधरी ने पार कर ली। एक और चुनौती देखिए जनसुराज को लेकर है और प्रशांत किशोर जो हैं खासे हमलावर रहे सम्राट चौधरी पर और उन्होंने जो है यहां पर अपना प्रत्याशी भी दिया है। डॉक्टर संतोष कुमार सिंह को उन्होंने चुनावी मैदान में उतारा है कि जो एनडीए के परंपरागत वोटर्स हैं उनमें से वो वोट निकाल सकें। लेकिन इन सब के बीच एक और जो डेवलपमेंट यहां पर हुआ कि जनसुराज के कई प्रमुख नेता बीजेपी में शामिल हो गए।
वहां पर जो है जनसुराज में एक टूट देखने को मिली और यहां तक कि जिलाध्यक्ष योगेंद्र मंडल भी बीजेपी में चले आए। तो वहां पर अब जनसुराज के लिए जो है, जो उनके, चूंकि बहुत पुरानी पार्टी है नहीं, कार्यकर्ता उतने हैं नहीं, अगर उसमें एक सेंधमारी हो गई तो उनके लिए मुश्किलें बढ़ गई। तो सम्राट चौधरी बहुत कैलकुलेटिव वे में आगे बढ़ रहे हैं। तो अब जो स्थिति है वहां पर मुकाबला सम्राट चौधरी वर्सेस अरुण कुमार साह दिख रहा है। हालांकि जनसुराज से संतोष कुमार सिंह हैं। एक और दिलचस्प बात है कि यहां से जनशक्ति जनता दल जो है, तेज प्रताप यादव की पार्टी, उनके भी प्रत्याशी सुखदेव यादव भी चुनावी मैदान में हैं। तो अब वो यादव वोटों में कितनी सेंधमारी करते हैं ये भी देखना जो है वो दिलचस्प होगा। और अगर वो जितने वोट लेकर आए, 1000, 2000, 5000, 10,000, वो जितने वोट लेकर आएंगे आरजेडी को नुकसान वहां पर उठाना पड़ेगा। तो ये चीजें यहां पर दिखती हैं। हालांकि अगर आप फाइट देखिए तो यहां पर क्लोज फाइट होती है। 2021 में यहां बाई इलेक्शन हुआ था तो जेडीयू के प्रत्याशी थे राजीव कुमार सिंह और अरुण कुमार साह। एक एक्सपेरिमेंट जो है उस बाई इलेक्शन में हुआ था जब आरजेडी ने जो है आपको यहां से वैश्य प्रत्याशी देने का एक एक्सपेरिमेंट किया था और उसमें उन्हें सफलता भी हाथ मिली थी। लगभग 12% उनका वोट बढ़ा था और अरुण कुमार साह जो हैं तब 75,000 से ज्यादा वोट लाने में कामयाब हुए थे। लेकिन राजीव कुमार सिंह 79,000 वोट लाकर जो है 3,852 वोटों से जीते थे। तो एक तगड़ी फाइट थी, क्लोज फाइट थी वहां पर। और तब जो एलजेपी के प्रत्याशी थे कुमार चंदन राजपूत जाति से, वो भी 3.25% वोट लेकर आए थे। और कांग्रेस ने वहां पर राजेश कुमार मिश्रा को कैंडिडेट बनाया था। उनको जो 2.25% वोट आए वो भी एक तरह से एनडीए खेमे से ही निकले हुए वोट थे। लेकिन आप लोकसभा का चुनाव देखिए, यहां से अरुण भारती चुनाव लड़ रहे थे। दरअसल तारापुर जो है वो मुंगेर जिले में है लेकिन लोकसभा जमुई पड़ता है। तो यहां पर अरुण भारती को लगभग 51% वोट आए। और पिछली बार आप देखिए कि राजीव कुमार सिंह 2021 बाई इलेक्शन में उनको कितने आए, 46.5% वोट। अब उसमें अगर आप एलजेपी के 3.25% और कांग्रेस के 2.25%, राजेश कुमार मिश्र के 2.25% जोड़ दें तो 5% जब एड ऑन होता है तो वही 51% पहुंचता है। इसका मतलब एनडीए का वोट वहां पर इंटैक्ट है और यही कोशिश यहां पर सम्राट चौधरी की होगी कि वो 50% का आंकड़ा क्रॉस करें। हालांकि अरुण कुमार साह तगड़े कैंडिडेट हैं। पिछली बार उन्होंने लगभग 44.5% वोट लाए थे, जबकि अर्चना कुमारी जो हैं वो लोकसभा चुनाव में यहां 42.5% से कुछ ज्यादा ही वोट ला सकी। तो 2% वोट कम हुए। क्यों कम हुए? क्योंकि कुछ वैश्य वोटर्स टुवर्ड्स एनडीए शिफ्ट हुए होंगे। तो ये चीज दिखती है। तो एक दिलचस्प स्थिति तारापुर में बन रही है। यहां के जातीय समीकरण को देखिए तो जो एससी हैं 15.1%, एसटी 1.97%, जो यहां पर मुस्लिम हैं 6.8% और यादव की संख्या अच्छी है 16 से 18%। तो 24 से 25% जो है वो MY बनता है। अब इसी में वैश्य वोटर्स को जोड़ने की कोशिश होती है क्योंकि वो जो 8 से 10% वोटर्स हैं वो आपको जो है अगर आरजेडी की तरफ आता है तो जो उनका इक्वेशन है वो 24-25 से बढ़कर 34-35 हो जाता है। और फिर एससी एसटी में से कुछ वोट और अदर ओबीसी ईबीसी के कुछ वोट लेकर वो 40% का आंकड़ा क्रॉस करते हैं। यहां पर राजपूत 7.5 से 8.5%, भूमियार 2 से 2.5% और ब्राह्मण 4.5 से 5.5%। तो सामान्य जाति के 15 से 16% वोटर हैं। कुशवाहा जो हैं वो 11 से 12%, कुर्मी 3 से 4%। तो आप देखिएगा कि लवकुश के वोट 15 से 16% और वैश्य जो हैं वो
आपको 8 से 10% के आसपास हैं। तो ये दोनों का समीकरण है। अदर ओबीसी ईबीसी में मल्लाह जो हैं वो 3 से 4% हैं और मंडल वोटर 8.2% हैं। मंडल सरनेम 8.2% है। मतलब यहां पर और इसके अलावा अदर ओबीसी ईबीसी 6 से 8%। तो ये जो चंक है इसमें से बड़ा हिस्सा किसको जाता है? यही मंडल वोटर्स को एड्रेस करने के लिए मंगनी लाल मंडल को आरजेडी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। अब उसका कितना लाभ उनको तारापुर में मिलता है, या आमतौर पर मंडल वोटर्स जो है वो एनडीए को वोट करते हैं, नीतीश कुमार को वोट करते हैं, तो क्या वो वोट सम्राट चौधरी की तरफ जाता है? ये सारी चीजें देखने की हैं। लेकिन कुल मिलाकर अगर आप देखिए तो तारापुर में एक रोचक मुकाबला है। और जब आप लोकसभा चुनाव और वोटों के समीकरण को देखते हैं तो वहां पर जो है एक स्लाइट एज दिखता है सम्राट चौधरी की तरफ, लेकिन मुकाबला जो है घमासान होगा। और यहां पर अरुण कुमार साह भी जो हैं मजबूत कैंडिडेट हैं और उनकी कोशिश होगी कि जो मंडल वोटर्स हैं वो उनकी तरफ अगर आ जाते हैं और अदर ओबीसी ईबीसी और मल्लाह वोटर्स में वो बड़ा हिस्सा निकाल लेते हैं तो कुछ भी परिणाम निकाला जा सकता है, वो उलटफेर कर सकते हैं। तो बिल्कुल देखने वाली बात यह होगी कि तारापुर में अब समीकरण क्या कुछ सामने आते हैं और सम्राट चौधरी को घेर पाने में महागठबंधन कहां तक कामयाब होता है।